अब हम देखने जा रहे हैं नया जो टॉपिक है वो है सांख्यिकी स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स की जो जन्मदाता है 1749 ईस्वी में गॉटफ्राइड एकेनवाल ने इसकी क्या की है, खोज की है। सबसे पहले इसके बारे में बताने वाले अर्थशास्त्री। अंग्रेजी में स्टैटिक्स, लैटिन भाषा में स्टेटस, इटालियन में स्टेटिटा, जर्मन में स्टैटिक। इन सब का अर्थ क्या है? इस सब का अर्थ है राज्य। यानी ये जो भी स्टैटिक शब्द है इन शब्दों से लिया गया, इन सब का अर्थ होता है राज्य। सांख्यिकी शब्द का अर्थ दो भाषाओं में, एक तो बहुवचन के रूप में और एक है एक वचन के रूप में। अगर बहुवचन में माने तो सांख्यिकी का अर्थ है सम्मक, यानी आंकड़े, संख्याएं जो होती हैं उनसे है, जो किसी भी क्षेत्र से संबंधित संख्यात्मक विवरण होता है। यानी कोई भी क्षेत्र का अगर आपने संख्या में आंकड़ों में या सम्मक में रूप में विवरण दिया है वो है बहुवचन। एक वचन में क्या है कि सांख्यिकी अर्थ है विज्ञान है, जिसमें समग्र जो आंकड़े हैं वो उनका आपने संगणन किया है, वर्गीकरण किया है, सारणीयन किया है, विश्लेषण किया है तथा निवर्चन किया है। ये जो सब कार्य के वो एक वचन के रूप में है। डॉक्टर बावले ने सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है। बॉडीकटर ने सांख्यिकी अनुमानों व संभाविताओं का विज्ञान माना है। अब समकों की जो विशेषता है तो एक तो तथ्यों के समूह के रूप में हो सकता है, तो ये तो हो गया इसका थोड़ा सा नॉर्मल परिचय। अब समक जो है आंकड़े जो उनकी विशेषता की एक तो तथ्य या समूह के रूप में होनी चाहिए, अकेले नहीं होने चाहिए, अनेक कारणों से प्रभावित होनी चाहिए, संख्याओं के रूप में जिसको प्रस्तुत कर सकते हैं, गणना या अनुमान होना चाहिए, यथोचित शुद्धता होनी चाहिए, सुव्यवस्थित उनका संकलन एक इकट्ठे होनी चाहिए और पूर्व निश्चित उनका उद्देश्य होना हो। सांख्यिकी का क्षेत्र विभाग जो है, एक तो है सांख्यिकी रीतियाँ, एक व्यवहारिक सांख्यिकी। सांख्यिकी रीतियों में जैसे संकलन है, प्रस्तुतिकरण है, विश्लेषण है, निर्वचन है। लेकिन सांख्यिकी जो है व्यवहारिक, उसमें वर्णनात्मक व्यवहारिक सांख्यिकी, वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी माना जाता है। सांख्यिकी एक तरीका है, कला और विज्ञान दोनों माना है। समकों को पहले पहचाना जाता है, फिर संगणन किया जाता है, फिर प्रस्तुतिकरण किया जाता है, फिर विश्लेषण जांच की जाती है, लास्ट में उसका निर्वचन होता है। समकों में 3 गुण होने जरूरी है, कोई भी संख्या उसमें 3 गुण हो वो समक है। एक तो संख्या में हो, तुलना कर सकते हैं दूसरे से, और सजातीय होनी चाहिए एक समान। तो ये जिस संख्याओं में ये तीनों गुण है वो समंक है, वो क्या होगा अभी? समंक आंकड़े। उसके बाद है समकों का संग्रहण, यानी इकट्ठा किस प्रकार करना है। इकट्ठा करने की 2 विधियाँ हैं, प्राथमिक समंक, द्वितीय समंक। अभी अंतर के माध्यम से समझ लेते हैं कि प्राथमिक समंक किस प्रकार के हैं और द्वितीय, बस दोनों के बारे में समझा जाए। प्राथमिक किसी भी अनुसंधानकर्ता द्वारा बिल्कुल नए सिरे से जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं वो तो है प्राथमिक, और किसी अनुसंधानकर्ता के द्वारा प्राथमिक समकों की सहायता से या इकट्ठे एकत्रित किए हुए स्रोतों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। यानी जो आपने प्राथमिक समक प्राप्त किए उनको ही यूज किया जाता है, वो है द्वितीय। ये कच्चे माल की भांति होती है, अर्थात ये मौलिक समक माने जाते हैं। कौन से? प्राथमिक, क्योंकि बिल्कुल नए सिरे से प्राप्त किए जाते हैं और इन्हीं के आधार पर इनका यूज किया जाता है। तो इस कच्चे माल को हमने किस में बदल दिया? निर्मित माल की भांति होते हैं, अर्थात ये प्रतिलिपि, फोटोकॉपी होते हैं। इस पर अधिक समय और खर्चा अधिक आता है, भी समय भी ज़्यादा लगता है और खर्च भी या लागत भी अधिक आती है। इसमें कम समय लगता है, कम लागत आती है। किसकी तुलना में? प्राथमिक की तुलना में। द्वितीय समक की तुलना में अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं, क्योंकि हमने नए सिरे से खुद जाकर इकट्ठे किए हैं। लेकिन द्वितीय समक है वो कम विश्वसनीय माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अनुसंधानकर्ता द्वारा प्राप्त किए जाने की परिस्थिति पर निर्भर करता है कि आपने जो प्राथमिक डाटा इकट्ठे किए हैं उनमें से किस प्रकार आप इनका यूज कर रहे हैं, वो अनुसंधानकर्ता पर डिपेंड करता है। प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि से इकट्ठे कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि, प्रश्नावली या अनुसूची विधि, डाक, टेलीफोन विधि, साक्षात, इनके माध्यम से हम प्राथमिक समक प्राप्त करते हैं, इन इकट्ठे करते हैं। ये विधियाँ भी किसको? प्राथमिक समक को प्राप्त करने की। लेकिन इसमें जो भी आपने इकट्ठे किए उनको आपने या तो प्रकाशित कर दिया या अप्रकाशित, इन स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं, वो कौन से होते हैं? द्वितीय। प्रश्नावली अनुसूची में क्या अंतर है? शिक्षित वर्ग के लिए तैयार की जाती है वो तो प्रश्नावली है, शिक्षित हो या अशिक्षित दोनों के लिए तैयार की जाती है वो अनुसूची है। प्रश्नावली अनुसूचकों द्वारा भरा जाता है, सूचकों द्वारा, जो सूचना देने वाला सूचकों द्वारा भरी जाएगी, लेकिन अनुसूची है वो प्रगणक के द्वारा स्वयं भरी जाएगी। उसके बाद है वर्गीकरण। अगला जो आपका लेसन हुआ है कौन सा है? वर्गीकरण। अब वर्गीकरण में क्या होगा? अभी सांख्यिकी में समकों को विभिन्न वर्गों में बांटने की क्रिया को वर्गीकरण तथा वर्गीकृत आंकड़ों को संक्षिप्त और सुव्यवस्थित सारणियों के रूप में प्रस्तुत करने की क्रिया को सारणीयन कहते हैं। कॉर्नर ने परिभाषा दी कि समकों को उनकी समानता या सादृश्यता के आधार पर समूह या वर्गों में क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया, यानी समान या असमान अलग अलग वर्गों में बांटना उनके गुण के आधार पर। उनकी वर्गीकरण के गुण लक्ष्य में जैसे एक समक को विभिन्न वर्गों में बांटना वर्गीकरण है, और
वर्गीकरण में समानता होनी चाहिए और सजातीयता के आधार पर विभाजन। वर्गीकरण वास्तविक रूप से मतलब मात्रात्मक और काल्पनिक मतलब गुणात्मक तत्वों में बांटा जाता है। वर्गीकरण सारणियन का आधार प्रस्तुत करता है। वर्गीकरण की जो विधियाँ हैं, एक तो है गुणात्मक या वर्णात्मक वर्गीकरण, दूसरा है संख्यात्मक या अंकात्मक वर्गीकरण। जब तक क्यों को गुणों के आधार पर बांटा जाता है वो वर्ग गुणात्मक है, जैसे द्वंद्व भाजन में 2 गुण के आधार पर, और बहुगुण में 1 से 2 से अधिक गुणों के आधार पर बांटा जाता है। गुणों की उपस्थिति बड़े अक्षरों में लिखी जाएगी ABC, और गुणों की अनुपस्थिति को छोटे ABC छोटे अक्षरों में लिखी जाएगी। जब तक क्योंकि उनकी संख्या के आधार पर, अंकों के आधार पर बांटा जाता है वो अंकात्मक या संख्यात्मक वर्गीकरण माना जाता है। अब संख्यात्मक वर्गीकरण में क्या होता है भी, जैसे वर्ग सीमाएं, पहली सीमा अधर या निचली सीमा लोअर लिमिट जिसे कहते हैं, जिसे L1 से लिखेंगे। दूसरी सीमा अपर या ऊपरी सीमा जिसे L2 से लिखेंगे। जैसे हम लिखते हैं जैसे ऐसे 0 से 10, तो ये तो क्या होगी, ये होगी L1, ये होगी L2। ये जो छोटी है L1 है, ये L2 है। वर्ग विस्तार L1 L2 में 2 का भाग देंगे तो मिड वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। आवर्ती बंटन, मूल्य या वर्गों को उनकी आवर्ती के क्रमबद्ध विन्यास को आवर्ती वितरण कहते हैं, जो चर और आवर्ती होती है। वे संख्याएं अभिलक्षण जिसका माप भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न है, जो मात्रा आकार के रूप में घटते बढ़ते हैं उसे चर कहते हैं। और चर एक होता है खंडित, जिनके मूल्य निश्चित है वो खंडित होते हैं। एक मूल्य से दूसरे मूल्य के बीच सुनिश्चित अंतर होता है, ये पूर्णांक में होते हैं, यानी दशमलव में नहीं होते, पूरी संख्या होती है। कोई भी 2, 4, 5 संख्या पूरी होगी बस। जैसे कमरे हैं तो कमरे पूरे होंगे, कमरों की संख्या हो गई, विद्यार्थियों की संख्या हो गई, ठीक है। अखंडित या सतत या अविच्छिन्न चर जिको है, जिसका निश्चित सीमाओं के अंतर्गत हो सकता है, मतलब ये दशमलव में हो सकती है। ये संख्याएं पूरी होनी जरूरी नहीं, जैसे आपकी ऊंचाई है, ठीक, आपका वजन है तो कंप्लीट होना जरूरी नहीं है, पॉइंटों में भी हो सकता है। अब इसमें एक तो है अपवर्जी श्रेणी, एक वर्ग की ऊपरी सीमा यानी L2 अगले वर्ग की निचली सीमा के क्या हो बराबर, यानी एक वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के क्या हो बराबर, उसे क्या कहते हैं अपवर्जी। समावेशी, एक वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा में कितना अंतर हो, 1 का। एक वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा में कितने का अंतर हो, 1 का अंतर हो, उसे क्या कहते हैं समावेशी। किसी वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर उसी मूल्य में समावेश होता है। खुले सिरे और विवर्तमुखी वर्ग, प्रथम वर्ग की निचली सीमा अगले और अंतिम वर्ग की ऊपरी सीमा नहीं लिखी जाती है। जैसे ये पहला वर्ग है, जैसे 0 से 10 लिखती हो, लेकिन इसने क्या लिखा है 10 से कम नहीं लिखा है। पहले वर्ग की निम्न सीमा नहीं लिखी और अगले वर्ग की इसने उच्च सीमा नहीं लिखी, तो ये खुले सिरे वाले होते हैं। वर्गीकरण की समस्या, वर्गांतरों की संख्या, वर्ग विस्तार किस प्रकार ज्ञात करना है, L-S/N। स्टेटिस्टिक्स का नियम है भी L-S/1 + 3.322 log in n। वर्ग सीमाओं का निदान करना, आवृत्तियों का विन्यास ज्ञात करना। सांख्य की जो श्रेणियाँ हैं वो एक तो है कालक्रमानुसार श्रेणी, स्थानानुसार श्रेणी, परिस्थिति अनुसार श्रेणी। रचना के आधार पर है व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित या विच्छिन्न श्रेणी, अखंडित या अविच्छिन्न श्रेणी। तो ये हो गया आपका वर्गीकरण। उसके बाद बात करते हैं सारणियन। समकों का प्रस्तुतिकरण, एक तो होता है सारणी में, एक चित्र में, एक बिंदु रेखीय रेखा चित्र में। समकों को खानों यानी कॉलम और पंक्ति के रूप में क्रमबद्ध की व्यवस्था होती है, वह सारणियन। उद्देश्य व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण करना होता है, संक्षिप्त और स्थायी रूप से। समस्या का स्पष्टीकरण होता है, तुलना की सुविधा होती है। और महत्व और लाभ क्या होगा कि सरल तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, बचत सांख्यिकी विवेचन हो सकता है, प्रदर्शन हो सकता है। वर्गीकरण और सारणी में थोड़ा अंतर, पहले समकों को वर्गीकृत करना और वर्गीकरण के बाद सारणी में पेश करना, इसलिए वर्गीकरण सारणी का आधार है। वर्गीकरण के बाद सारणियाँ बनाई जाती है। ये विश्लेषण की विधि है, ये प्रस्तुतिकरण की विधि है। समान और असमान गुणों के आधार पर बांटा जाता है। जो भी आपने वर्गीकरण किया उसको खानों और पंक्ति में प्रस्तुत किया जाता है। समकों को वर्गों और उपवर्गों में बांटना, समकों को अनुपात आदि में पेश करना। सारणी के मुख्य भाग, पहला तो होता है सारणी शीर्षक, खानों और पंक्ति के अनुशीर्षक, रेखाएं खींचना, स्थान छोड़ना, पदों की व्यवस्था करना, टिप्पणियाँ और उद्गम, ये है सारणी के भाग। प्रकार, सारणी उद्देश्य के आधार पर होती है, सामान्य उद्देश्य वाली सारणी, विशेष उद्देश्य वाली सारणी। मौलिकता के आधार पर प्राथमिक सारणी, व्युत्पन्न सारणी। रचना के आधार पर सरल सारणी यानी एक गुण वाली, जटिल सारणी यानी बहुगुण वाली। अब समकों का क्रम चित्रों के रूप में प्रस्तुत करते हैं, चित्रों के रूप में। तो एक विस्तार वाले या एक विमा चित्र जिसमें केवल विस्तार यानी एक ही ऊंचाई का ही प्रयोग किया जाता है। ये चित्र रेखाओं या दंड चित्रों के रूप में होते हैं, जैसे रेखा चित्र है,
घटक दंड चित्र है, सरल दंड चित्र है, विचलन दंड चित्र है, बहुदंड चित्र है, अंतर्विभक्ति या उपविभाजन दंड चित्र है, प्रतिशत अंतर्विभक्ति दंड चित्र है। ये जिसमें केवल ऊंचाई का ही यूज किया जाता है। द्यू का मतलब दो, जिसमें ऊंचाई और चौड़ाई दोनों का यूज किया जाता है। आयत चित्र हो गया, वर्ग चित्र हो गया और वृत्त चित्र या पाई चित्र हो गया। और आयत चित्र में रेक्टेंगल डायग्राम हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, सतत श्रेणी बहुलक के मान को प्रदर्शित करता है। त्रिविमीय जिसमें ऊंचाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों का यूज होता है, जैसे घन है, गोलाकार है, ब्लॉक वगैरह हो गया। चित्रलेख में जैसे जनसंख्या को दर्शाना होता है। और मानचित्र भौगोलिक आधार पर अगर कोई सारणी सूचना को प्रदर्शित करना होता है तो मानचित्र का यूज होता है। समकों का बिंदु रेखीय प्रदर्शन। अब जैसे ये बिंदु रेखीय प्रदर्शन है तो ये एक्स एक्स हो गया, ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स हो गया, ये हो गया। अब एक्स एक्स को क्षैतिज रेखा या भुजाक्ष कहते हैं। इस पर क्या दर्शाया जाता है? कोई भी समय है, मध्य बिंदु है, वर्ग सीमा। और ये जो खड़ी रेखाएं हैं जो समकोण पर काटती हुई हैं उसे उदक रेखा, कोटि एक्स या वाई एक्स कहते हैं। इस पर मूल्य या आवर्ती को दर्शाया जाता है। रेखा आवर्ती चित्र में खंडित समकमालाओं द्वारा प्रदर्शन होता है। आवर्ती आय चित्र में एक खंडित समकमाला प्रदर्शन होता है, जिसे सोपान चित्र या खंड चित्र कहते हैं। इसमें बहुलक का निर्धारण होता है। आवर्ती बहुभुज में भी विच्छिन्न श्रेणी में बहुलक का निर्धारण होता है। आवर्ती वक्र में अविच्छिन्न श्रेणी में भी बहुलक का निर्धारण होता है। आवर्ती वक्र के जो भेद है, जैसे सामान्य वक्र में घंटाकार वक्र होता है जिसमें समांतर माध्य मध्य का बहुलक सभी बराबर होते हैं। साधारण असममिति वक्र में धनात्मक में सबसे ज़्यादा मान समांतर माध्य मध्य का, फिर बहुलक का। ऋणात्मक में उल्टा हो जाएगा। जे आकार वाला वक्र, यू और वी आकार के वक्र जिसे संचय आवर्ती वक्र, उजाई वक्र कहते हैं। संचय आवर्ती वक्र को उजाई वक्र कहते हैं। इसमें लेस देन मोर देन की रेखाएं खींची जाती है। जिस बिंदु पर काट के उस बिंदु पर मध्यिका का निदान होता है। ये देने वाली गाल्टन विधि के नाम से भी जानी जाती है।